गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित जो रेशे थे, जो मानव के द्वारा निर्मित थे रेशे, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या उनमें क्वालिटी पाई जाती हैं। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों लाएंगे? ठीक है, आप किस तरह का छाता यूज़ करेंगे? आप कॉटन का छाता तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि कॉटन क्या होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो आपकी सेफ्टी नहीं कर पाएगा। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये इनमें बहुत अच्छे गुणधर्म पाए जाते हैं जिससे कि ये पहनने के लिए और डेली यूज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की या वाटर को सोखने की ज़्यादा देर तक नहीं होती है पावर। अधिक चलाऊ होते हैं, काफ़ी लॉन्ग समय तक चल सकते हैं, महंगे भी नहीं होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। यहाँ पे क्रियाकलाप 3.2 दिया हुआ है। एक ही आकार के दो कपड़े के टुकड़े लेंगे। एक ही आकार के होने चाहिए, दो टुकड़े होंगे जिसमें आधा मीटर वर्ग का इनका प्रत्येक लगभग का क्षेत्रफल हो। इनमें से एक तो प्राकृतिक रेशे का होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशे से बना होना चाहिए। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वही आपको कपड़ों का चयन करने की सूझबूझ प्रदान करेंगे। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए। ठीक है, दोनों कपड़ों का अलग अलग बीकर में भिगोएंगे जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकालकर उन्हें कुछ मिनट धूप में डालिए। आप ये देखेंगे कि प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? हाँ, सोखते ही हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यस, वह सूखने में कम ही समय लेते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे वाले होते हैं कपड़े, वो ज़्यादा जल सोखते हैं। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में बताएगा और अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे ही, जो हमारे डेली यूज़ में घर में यूज़ होती हैं। प्लास्टिक क्या होता है? एक बहुलक होता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है, लीनियर होती है, और कुछ में ये तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे, ये रेखीय है पद्धति और ये दूसरी वाली कैसी है? क्रॉसबद्ध व्यवस्था है इसमें। यहाँ पे कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक की सभी वस्तुएं संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध हैं, जैसे कि चित्र 3.7 में दिखाया गया है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है कि अलग अलग एक ही उससे प्लास्टिक से अलग अलग तरह की वस्तुएं कैसे बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है। पुनः चक्रण का मीन्स होता है इसको पिघला के नई वस्तुएं दोबारा से बना दी जाती हैं, और इसे पहले क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है और इसे चादरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं और तारों के बाद इसको अलग अलग शेप में बना दिया जाता है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण होता है, जो कि सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आती हैं। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है, क्योंकि जब प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म जल डालेंगे तो उसकी जो होती है साइज़ वो अलग हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, ऐसी प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। ठीक है, प्लास्टिक पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक के ही कुछ उदाहरण हैं। दोनों इनका उपयोग किस में किया जाता है? खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं
उनमें इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, पीवीसी और पॉलीथीन का। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। कुछ हार्ड प्लास्टिक होती हैं जिनको अगर हम गर्म भी करें तब भी वो नरम नहीं हो सकती हैं। इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जाता है। इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। मीन्स इसके ऊपर ऊष्मा और विद्युत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम किचन में यूज़ करते हैं जिसमें कि हैंडल लगा होता है, वो हैंडल बनाने में भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो कि आग का प्रतिरोध करते हैं। इसमें दिया हुआ है चित्र 3.8। ये 3.8 चित्र है जिसमें कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हम किचन में यूज़ करते हैं, स्विचेस में यूज़ करते हैं। और थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ये हैं जो कि आसानी से पिघल जाती हैं, ऊष्मा का इनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। प्लास्टिक के कुछ विकल्प पदार्थ भी होते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जैसे कि जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें, उनको स्टोर करने की सोचें, तो हमें प्लास्टिक ही सबसे सुविधाजनक लगती है। इसका कारण इनका क्या होता है, हल्का भार होता है, कीमत भी कम होती है और अच्छा सामर्थ्य, मतलब इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी रख सकते हैं और उपयोग में ये आसानी भी होती है। इसमें धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है, क्योंकि अगर आप सूची बनाएंगे तो इसमें बहुत सारी वस्तुएं आ सकती हैं जो कि आपके चारों तरफ पाई जाती हैं। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो प्लास्टिक के अब इसमें बहुत सारे सूची बन सकती है वस्तुओं की। प्लास्टिक की कुछ अभिलक्षणिक गुणों की विवेचना करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक अन भी क्रियाशील होती है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि लोहे जैसी वस्तुएं अगर आप ओपनली डाल देंगे, क्योंकि नमी और वायु की क्रिया के द्वारा इसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक को आप आसानी से ऐसे ही रख सकते हैं नमी की प्रेजेंस में और वायु की प्रेजेंस में। बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु इसका उपयोग भी किया जा सकता है। बहुत से केमिकल्स होते हैं और बहुत से पदार्थ होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अनअभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टी और मग आज हम उपयोग में ले रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, बहुत हल्का होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, चिरस्थायी मतलब काफ़ी लॉन्ग समय तक चलने वाला होता है और अलग अलग विभिन्न आकार और साइज़ों में भी इसको बनाया जा सकता है। यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते ही हैं, क्योंकि जो मेटल की वस्तुएं आती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं और प्लास्टिक सस्ता होता है। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। उद्योगों में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री वगैरह में, और घरेलू कार्य मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाएंगे जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में और उसमें जो भी आपके घर में प्लास्टिक के सामान हैं आप यूज़ करते हैं उनको उस टेबल में लिखेंगे।